friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 मोशन। सो इस चैप्टर को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम ग्राफ देखेंगे एंड ऑल्सो ऑल द NCERT न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। So let's see what are the topics to be covered in the video. Rest and motion, acceleration, types of motion, distance time graph, scalar and vector quantities, velocity time graph, distance and displacement, 3 equations of motion, uniform and non-uniform motion, circular motion, speed, and in the next part we will do question and answers and NCERT textbook questions. So let's start with introduction. You all use common things around you that are moving like if you see around you. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास सब मूव कर रही है। जैसे कि एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं एयर। सबके आसपास होती है एयर और एयर हमेशा मूव करती रहती है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्लॉक्स की भी जो हैंड्स होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज मूविंग होती है जब तक उनमें बैटरी होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जो डे और नाइट का अकरेंस होता है वो अर्थ पे, वो भी होता है मोशन की वजह से। अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है तभी तो ये डे एंड नाइट होता है। So, we are going to study in detail what exactly is the term motion. तो ये सब तो हमने एग्जाम्पल से देखा, कुछ सिचुएशन से देखा, पर अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मोशन है क्या। To know more about motion or rest, we should first get familiar with the term reference point और stationary object। यानी अगर हमें मोशन के बारे में ज़्यादा जानना है, मोशन या रेस्ट के बारे में, तो हमें 2 टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। टू कमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हमें स्टेट बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट, उसके आसपास की सराउंडिंग्स के कोई रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना होता है। दिस रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रेफरेंस पॉइंट आपने चूज़ किया है वो रेस्ट पे होना चाहिए, वरना आप जो अनुमान लगाओगे यानी आप जो स्टेट लगाओगे वो भी गलत होगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर एन एग्जाम्पल। इफ़ वी कंसाइडर अ पोल एंड अ कार, मान लेते हैं कि एक पोल है और एक कार है, देन अ पोल विल बी स्टेशनरी एज इट चेंजेस इट्स पोजीशन बट द कार कैन चेंज। यानी पोल जो होगा वो तो स्टेशनरी होगा क्योंकि वो एक ही जगह पे रहेगा, पर जो कार है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। So, in order to say that car is at rest or motion, we need to consider its motion with respect to that of pole or any other stationary object। यानी अगर हमें बताना है कि कार का स्टेट चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन हो, तो सबसे पहले इसको हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं, ठीक है। अब चाहे हम पोल के रिस्पेक्ट में दिखाएं या किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दिखाएं, और यही जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है ये कहलाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, यानी जिसके रिस्पेक्ट में लेकर हम किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। Now let's see what is rest and what is motion. For this, let us take different examples to understand it. यानी इसे समझने के लिए हमें कुछ examples लेने होंगे। लेते हैं, let us consider a car standing in front of house। यानी मान लीजिए एक कार जो है वो आपके घर के आगे है। लेट्स से फर्स्ट इट्स पोजीशन इज़ ए, मान लीजिए कि पहले ये ए पोजीशन पे है, फिर ये बी पोजीशन तक मूव की। इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ साथ किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। सो मोशन का मतलब होता है चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेयर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिए,
कार वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, अभी कार मान लीजिए मूव नहीं कर रही, जैसा कि पिक्चर में हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये किस स्टेट पे है, रेस्ट पे है। पर यही अगर ये मूव कर रही होती, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में जा रही होती विथ रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, तो ये क्या कहलाती, इट वुड बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। सो मोशन इज मूवमेंट एंड रेस्ट इज नथिंग। एंड इफ़ दैट कार कीप्स ऑन स्टैंडिंग एट पोजीशन ए, यानी सबसे पहले ये ए पे थी, फिर बी पे पहुंच गई थोड़े टाइम में, तो इसका मतलब ये मोशन पे है, मोशन में है। पर अगर ये पोजीशन ए पे ही रही, कहीं भी मूव नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो उसी जगह पे है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, यानी अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो मोशन में है, और अगर नहीं करती है तो रेस्ट में है। So now let's see the perfect definitions. Rest. When a body does not change its position with respect to its surroundings or reference point, यानी कोई भी बॉडी जब अपने सराउंडिंग्स या फिर उस रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया है उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, मतलब कि वो रेस्ट में है। फिर आता है मोशन, तो वो उसका अपोजिट होता है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपने रेफरेंस पॉइंट और अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें मोशन है। अब ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो कि मोशन में होते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, यानी समय के साथ साथ ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। नाउ वी हैव सीन दैट मोशन ऑफ कार कैन बी ईजिली सीन, यानी अभी हमने देखा कि कार का मोशन जो था वो आसानी से हमें दिख गया, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना पड़ा। बट टू नो द मूवमेंट ऑफ आर्म ऑफ क्लॉक, लेट्स से आवर एंड वी नीड टू चेक इट बिकॉज सम मोशन इज दैट फास्ट दैट वी कैन सी इट हैपनिंग। On the other hand, some motion is so slow that it can't be seen clearly, यानी कार का मोशन तो फास्ट था इसीलिए हमें दिख गया, पर हमारी क्लॉक्स जो होती है उसमें 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। तो सेकेंड हैंड तो हमें मोशन में दिख जाता है, पर अगर हमें आवर हैंड को देखना है तो फिर क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, इसी वजह से उसे हमें रेगुलरली चेक करना पड़ता है। क्यों चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसका मोशन जो है वो स्लो है, यानी जो स्लो है उस मोशन को ऑब्जर्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, जबकि जो फास्ट है उनमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो हमें तुरंत दिख जाते हैं। वी कैन इलेबोरेट इट एज आवर रिस्ट वॉच हैज़ 3 हैंड्स, यानी हमारी जो वॉच होती है उसमें 3 हैंड्स होते हैं, मिनट का, सेकेंड का और आवर का। उनमें से जो सेकेंड वाला हैंड होता है वो सबसे तेज़ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका मोशन जो है वो हमें तुरंत दिख जाता है। पर जो आवर एंड या जो मिनट एंड है इस पे हमें बहुत देर तक देखना पड़ता है, क्योंकि इनका जो मोशन है वो इस सेकेंड के मोशन से कंपैरेटिवली स्लो है, यानी जो मोशन स्लो होता है उसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन के क्या टाइप्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं पर हम कुछ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो 9th क्लास में है इसमें हमें इस टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं करना है। तो अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं, लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, इस तरह से बहुत सारे मोशंस होते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से एक एक को समझते हैं। सबसे पहले लीनियर मोशन। वी ऑल वेन ड्राइव ऑन रोड मोस्टली द रोड्स आर स्ट्रेट, यानी जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो ज़्यादातर आमतौर पे जो रोड्स होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, यानी यहाँ पे अगर कोई कार मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जब भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट कम्स द रोटेशनल मोशन। You all know that the earth rotates on its axis, which causes day and night. That movement is rotational motion because it is rotating on its axis. So we can define as the rotational motion when the body rotates about a fixed axis. यानी हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। तो कोई भी मूवमेंट रोटेशनल मोशन तभी कहलाती है जब ये अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर रही हो। ओके,
फिर आता है सर्कुलर, यू ऑल इनकाउंटर राउंड अबाउट्स ऑन रोड एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग यू कांट ड्राइव स्ट्रेट थ्रू इट। यानी कभी कहीं मोड़ आ जाता है अगर इस तरह का, तो फिर हम उसमें सीधा नहीं मतलब मूव कर पाते, उसके लिए हमें घूमना पड़ता है। तो यही जब भी हम मोशन एक सर्कुलर पाथ में करते हैं, एक कर्व्ड पाथ में करते हैं, तो वो मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। देन कम्स द वाइब्रेटरी मोशन। यू ऑल मस्ट हैव प्लेड विद द इंस्ट्रूमेंट गिटार। यानी सबने गिटार बजाया होगा, आपने देखा है जब भी हम गिटार को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेट करने लगती है और उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो मोशन है, ये जो स्ट्रिंग्स का मोशन है, ये वाइब्रेटरी है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेशन में टू एंड फ्रो मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। सो जहाँ पे भी टू और फ्रो मूवमेंट आता है तो वो आ जाता है इन द कैटेगरी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। Then comes our next topic, which is scalar and vector physical quantities. वी स्टडी सो मैनी फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी हमने बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी है, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड मैनी मोर। ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। यानी इन सारी जो टॉपिक्स हैं, इन सारी जो क्वांटिटीज़ है, इसको मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। अब ये जो है, ये डिवीज़न जो हुआ है इस बेसिस पे हुआ है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं तो वो स्केलर कहलाते हैं, और अगर वो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देते हैं देन दे आर नोन एज वेक्टर। Now let's see what are scalar quantities in detail. The quantities that depend upon magnitude and not the direction is called scalar quantities. यानी ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होती हैं, डायरेक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और वो जो होती हैं उनके पास उनका खुद का सिंबल होता है जिससे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। For example, if you travel to Delhi to your relative's place and if someone asks you about the distance, what do you reply? We say it was like 250 km. Run from Chandigarh. You don't tell him that 25 km. यानी मान लीजिए आप किसी अपने रिश्तेदार के घर गए दिल्ली में, और अगर कोई आपसे पूछे कि कितना यात्रा तय किया है आपने, तो आप क्या कहोगे? सिंपली आप कहते हो कि चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ऐसा बोलते हो। पर आप ऐसा तो नहीं बोलते कि पहले हम 25 किलोमीटर ईस्ट गए, फिर 50 किलोमीटर वेस्ट, फिर 75 कुछ और। यानी सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ नंबर है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शंस, that is known as scalar quantities. Next comes vector quantities, the physical quantities that depends upon magnitude as well as direction. यानी ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जो कि मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंडेंट होती है और डायरेक्शन पे भी। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग एरो ऑन देयर सिम्बल। और उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो भी सिंबल है उस पर हम एक एरो टाइप सा लगा देते हैं। For example, now if you travel a straight short path in specific direction, मान लीजिए आपने कोई छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है, वो भी किसी एक डायरेक्शन में, और अगर आपसे पूछा कि आपने कितना कवर किया है, तो मान लीजिए आपने 25 किलोमीटर कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो आप बोलोगे कि मैंने चला है 25 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यानी इस केस में मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ एक और चीज़ प्लस हो गई है, दैट इज़ डायरेक्शन। सो ये जो है किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो वो आ जाती है वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस। यानी एक एग्जाम्पल से डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं।
कंसाइडर अ बॉय गोइंग टू स्कूल, देन फ्रॉम स्कूल गोइंग टू मार्केट, देन गोइंग टू फ्रेंड्स प्लेस टू रिटर्न हिज बुक। यानी मान लीजिए एक बच्चा है, वो पहले स्कूल जाता है, फिर मार्केट जाता है, फिर अपने फ्रेंड को उसकी बुक लौटाता है, फिर वो वापस घर आता है। तो फिर मान लीजिए कि उसे 2 किलोमीटर पहले चले घर से स्कूल, फिर 1 किलोमीटर मार्केट तक, 1 किलोमीटर फ्रेंड के घर और वापस से 2 किलोमीटर घर पहुंचने के लिए। तो टोटल पाथ, यानी टोटल पाथ उसने कितना कवर किया है। तो क्या करते हैं हम टोटल पाथ निकालने के लिए, सिंपल सी बात है, सबको प्लस करेंगे, 2 + 1 + 1 + 2 दैट इज़ 6 किलोमीटर। So, the sum total of path he travels in any direction gives us the distance. यानी total path covered equals to distance. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी इंसान ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कहलाता है डिस्टेंस। So, it can be defined as the total path covered by body in any direction. कोई भी बॉडी किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना पाथ कवर करती है वो कहलाता है डिस्टेंस। और साथ ही साथ ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल पाथ ट्रैवल्ड। यानी सारे पाथ का हम सम कर देते हैं, जो आता है वो होता है हमारा डिस्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जिसे हम मीटर सेकेंड टू द पावर -1 के रूप में भी लिखते हैं। अब बड़ी यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक और यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की क्या क्या खासियत है, तो ये जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। अब ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और डिस्टेंस ही नहीं, कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो ना ही कभी ज़ीरो हो सकती है, ना ही कभी निगेटिव हो सकती है। If a body travels different paths, then total distance is calculated by simply adding the magnitude of all the paths. यानी मान लीजिए कि एक बॉडी ने अलग अलग पाथ पे अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है, अलग अलग टाइम तक चला है, तो फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सारे मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं। और लास्ट टॉपिक ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, राम, श्याम और गीता। राम जो है उसे गीता के घर जाना है, पर उसे नहीं पता कि गीता का घर कहाँ है। इसी वजह से वो श्याम के घर गया। फिर श्याम जो है, श्याम के साथ वो गया गीता के घर, क्योंकि श्याम जो था वो उसका घर जानता था। तो इस तरह से पहले उसे सिंपली जाना था कहाँ, राम को जाना था गीता के घर, पर उसे गीता का घर नहीं पता था। इसी वजह से वो पहले श्याम के घर गया और फिर गीता के घर गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो बढ़ चुका है। पर अगर उसे पता होता कि गीता का घर कहाँ है तो वो एक छोटा सा रूट लेता किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में और फटाफट पहुंच जाता, यानी कम होता उसमें। तो जब किसी भी डायरेक्शन में हम ट्रैवल करते हैं तो वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ट्रैवल बाय बॉडी। किसी भी डायरेक्शन में बॉडी जो है कौन सा शॉर्टेस्ट रूट ट्रैवल कर सकती है वो होता है डायरेक्शन। यानी मान लीजिए कुछ इस तरह का एक पाथ है, कुछ इस तरह का, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से उसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ, बढ़ गया। पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट रूट होता है, तो सबसे छोटा रूट ये वाला है सीधा यहाँ तक पहुँचने का, तो फिर ये जो है वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एस, यानी एस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है पर साथ ही साथ इसमें एक और टर्म जुड़ जाती है जो कि है डायरेक्शन। और ये जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पर ज़ीरो होने के लिए भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जब जो बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। मान लीजिए एक सर्कल है,
एक सर्कुलर पार्क है, एक इंसान यहाँ से जॉगिंग शुरू करता है और एक राउंड कवर करके आता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है इस सर्कल की बाउंड्री पर जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू किया है और यहीं पे ख़त्म किया, यानी डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लॉजिकल है, वो ये नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत की, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या रिजल्ट है। Displacement depends on result. If body travels different paths, then total displacement is calculated by adding different vectors. यानी बॉडी जो है अगर अलग अलग पाथ ट्रैवल करती है तो उसके अलग अलग वेक्टर्स होते हैं और उन सबको ऐड करके हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं. Next topic is uniform and non-uniform motion. So first let's start with our first topic, which is uniform motion. When body covers equal distance in equal intervals of time. यानी कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उस बॉडी को कहा जाता है कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है. जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम. 90 किलोमीटर उसने 1 आवर में कवर किया, 180 किलोमीटर 2 आवर में, 270 3 आवर में, 360 4 आवर में. यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल कवर कर रही है. हर एक घंटे में वो 90 किलोमीटर कवर कर रही है. इसका मतलब उसका जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म. ठीक है, फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. When body covers unequal distance in equal intervals of time. यानी कोई भी बॉडी जब अलग अलग इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है तो फिर क्या कहा जाता है उस मोशन को? नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 आवर में 40 किलोमीटर, 2 आवर में 65, 3 आवर में 115. इससे क्या हो रहा है? ये जो इसका डिस्टेंस ट्रैवल है ये क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है, वेरिएशन है इसमें. इसका मतलब इसका जो मोशन है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. देन कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्पीड. We all often say to a driver that drive carefully or drive slowly. यानी हम आमतौर पे ड्राइवर से कहते हैं कि धीरे धीरे चलाओ या फिर आराम से चलाओ, लेट पहुँचे तो कोई बात नहीं पर आराम से चलाओ. तो अगर वो स्लोली यानी धीरे धीरे चलाता है तो हम जो है लेट पहुँचते हैं, पर वही अगर वो फास्ट चलाता है तो हम अर्ली या टाइम पे पहुँच जाते हैं. तो ये सब किस वजह से हो रहा है? अगर धीरे चल रही है तो लेट पहुँच रहे हैं, तेज़ से चल रही है तो जल्दी पहुँच रहे हैं. ये सब किस वजह से हो रहा है? तो एक्चुअली इसके लिए एक टर्म है दैट इज़ स्पीड. तो किसी भी टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज स्पीड. इट इज़ डिफाइंड बाय ट्रैवल्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी किसी भी बॉडी ने किसी भी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो कहलाता है उसकी स्पीड. और इसको हम v स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया करते हैं. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व्ड. स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो हम कभी भी मेज़र कर सकते हैं स्पीडोमीटर की मदद से. स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, आपके कार स्कूटर्स में भी लगा होगा, जिससे स्पीड पता चलती है. और उसके बाजू में ही एक होता है जो होता है ओडोमीटर. तो वो दिखाता है कि कार ने शुरुआत से कितना डिस्टेंस टोटली कवर किया है. तो अब ये जो स्पीड होती है वो 3 तरह की होती है: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड. ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यानी इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हो और आपको 4 घंटे लग रहे हैं.
फिर आपसे अगर आपका फ्रेंड स्पीड पूछता है तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आप बोलते हैं वो एवरेज स्पीड है। आप कोई भी स्पीड बोलते हो तो दैट इज़ एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फिर स्पीड धीरे होती है पर धीरे धीरे बढ़ती है, और जब रोकने वाले होते हैं तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होती है पर लास्ट में ज़ीरो होती है। तो जो हम ये स्पीड बोलते हैं वो एक्चुअली उसकी एवरेज स्पीड होती है। हम टोटल डिस्टेंस का सम करते हैं, फिर टोटल टाइम डिवाइड करते हैं, तो फिर हमें मिल जाता है एवरेज स्पीड। सो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलोसिटी। द स्पीड गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस, यानी स्पीड जो है वो हमें बताता है कि कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पर ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है। पर ये जो वेलोसिटी होती है ये बताती है कि कितने टाइम में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। इट इज़ स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, यानी किसी भी गिवन डायरेक्शन में स्पीड क्या है। तो स्पीड में जब डायरेक्शन मिल जाता है तो दैट बिकम्स वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो भी होती है मीटर पर सेकेंड, पर डिफरेंस ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही साथ ये एक कंप्लीट क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी जो है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज वी आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, यानी एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए हम दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं एंड कवरिंग द सेम डिस्टेंस लाइक इन ईच आवर, यानी हर एक घंटे में हम सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो फिर वो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज़ द सेम एज यूनिफॉर्म मोशन। और मान लीजिए कि हम दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, पर रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अनइक्वल डिस्टेंस हो रहे हैं इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो फिर ये हो जाता है हमारा क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। पर एवरेज वेलोसिटी को पढ़ने से पहले ये कुछ हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ के बारे में। सपोज़ अ स्कूटर इज़ एट रेस्ट, मान लीजिए एक स्कूटर जो है वो रेस्ट पे है, फिर हमने उसे स्टार्ट किया और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो पहले जो इसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, और जो इसकी अभी वेलोसिटी है यानी 20 मीटर पर सेकेंड वो है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे थी, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। नेक्स्ट इज़ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो मीन होता है, यानी हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन एवरेज निकालते हैं, ठीक है। यानी दोनों को जोड़ते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो पिछले पेज में हमने एक स्कूटर देखी जिसका इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी थी 20, ठीक है। तो अब हम इसको एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं, यानी 0 + 20, फिर उसे डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस तो 2 थे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। Next topic is acceleration. Whenever the velocity increases or decreases with time, then another quantity comes into a notice. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अचानक से बढ़ती है या फिर घटती है तो एक और क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट क्या है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है और उसका रेट, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट की जब भी बात आ जाती है उसका मतलब उसे हमें टाइम से डिवाइड करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू
v यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो v माइनस u है दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी, और ये जो t है दैट इज़ टाइम टेकन यानी कि रेट। अब इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब क्यों होती है, देखिए जो हमने वेलोसिटी पढ़ा था, ऊपर हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड यानी मीटर अपॉन सेकेंड। फिर हमारा डिवीज़न यानी डेनोमिनेटर में है हमारा टाइम, तो टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकेंड होती है। पर जब हम फ्रैक्शंस का डिवाइड करते हैं तो जो बाद में नंबर होता है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा s, m इंटू 1 m हो जाएगा और अपॉन में s इंटू s सेकेंड स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें हमें नोट कर लेना चाहिए। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ होती है, घटती है, तो उसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। तो अगर टाइम के साथ बढ़ी तो पॉजिटिव और अगर घटी तो फिर नेगेटिव। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी 3 तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। सो नाउ एक्सप्लेन देम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सपोज वी आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़। मान लीजिए हम दिल्ली तक ट्रैवल कर रहे हैं चंडीगढ़ से, और हमारी जो वेलोसिटी है अलग अलग अमाउंट में इंक्रीज़ कर रही है। पहले 50 मीटर पर सेकेंड, फिर 70 मीटर पर सेकेंड, फिर 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आ रहा है। पर अगर इस चेंज का रेट सेम हो, मान लीजिए इन दोनों के बीच में मान लीजिए होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच में भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो है अगर हमारा सेम है अलग अलग इंटरवल्स में, इसका मतलब हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंजेस, यानी किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसमें इक्वल इंटरवल्स में चेंज आता है, तो वो कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो मतलब जानते ही होंगे, जिसपे कोई भी दूसरा फोर्स अट्रैक्ट ना कर रहा हो, दैट इज़ नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर जो वेलोसिटी है वो अलग अलग रेट से अलग अलग एक्सेलरेशन से चेंज हो रही है, तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन तभी कहते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो होता है निगेटिव, यानी एक्सेलरेशन कभी भी अगर निगेटिव हुआ तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। यानी जिसमें जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी u जो होता है वो बड़ा होता है v से, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें रिटार्डेशन मिलता है। जैसे कि स्लोइंग डाउन ऑफ कार, यानी कार की स्पीड कम हो रही है, तो शुरू में उसकी स्पीड ज़्यादा थी पर बाद में कम हो गई, ठीक है। तो इसी केस को बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन को तो हम सब जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिज़िक्स में बहुत नाम कमाया है, मोशन के लॉज दिए हैं, इक्वेशन दिए हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 3 इक्वेशंस दिए थे मोशन के, जो कि पूरे यूनिवर्स में फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v जो है ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम। तो ये दिया है। फिर दूसरा जो है दैट इज़ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s है हमारा डिस्टेंस, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन एंड ये भी t टाइम है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। फिर थर्ड जो है वो है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। और इन्हीं इक्वेशंस को फॉलो करके हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर
initial velocity, S for distance या displacement, A is acceleration and T is time. So this is for today. This was part 1. Our part 1 has been finished. Now thank you. And graphs and how the derivations of the equation, all of the things will be discussed in next part. So now all over, I'm going to thank you. Wish you like the video. Thanks for watching the video.